हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का हमारा टॉपिक पेपर DSE 4 से है इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ न्यूक्लियर पावर, मतलब परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उद्भव। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है और इसमें दो पार्ट है। एक तो है इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज न्यूक्लियर पावर और दूसरा है न्यूक्लियर पॉलिटिक्स, मतलब राजनीति। इसमें न्यूक्लियर में के क्षेत्र में जो राजनीति है उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं पहला पार्ट अभी अपलोड कर रही हूँ परमाणु शक्ति के बारे में कि इंडिया कैसे उद्भव हुआ, और दूसरे पार्ट में मैं न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। तो चलिए देखते हैं परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उद्भव कैसे हुआ। परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उद्भव एक जटिल और बहुआयामी यात्रा रही है जो कई दशकों तक फैली हुई है। इस परिवर्तन का भारत की घरेलू सुरक्षा, क्षेत्रीय गतिशीलता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक अप्रसार प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण से लेकर आज आधुनिकीकरण के प्रयासों तक एक परमाणु शक्ति के रूप में भारत का विकास रणनीतिक गणना, तकनीकी प्रगति, राजनयिक वार्ता और जटिल भू राजनीतिक विचारों द्वारा चिन्हित किया गया है। प्रारंभिक चरण और 1974 का शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट। परमाणु शक्ति बनने की दिशा में भारत की यात्रा 20वीं सदी के मध्य में ऊर्जा उद्देश्यों के लिए एक शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के साथ शुरू हुई। 1974 में भारत ने पोखरण परीक्षण रेंज में अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट किया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम वाले इस प्रशिक्षण ने भारत की स्वदेशी परमाणु क्षमताओं का प्रदर्शन किया और परमाणु क्षेत्र में देश के प्रवेश को चिन्हित किया गया। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो परमाणु जो हमने प्रयास किया था वो कहाँ किया था, पोखरण में किया था, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम था 1974 में। ठीक है, तो इससे सारे देश जो थे बहुत आश्चर्यचकित हो गए थे कि इंडिया भी ऐसा कर सकता है। जबकि भारत ने इस परीक्षण को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उचित ठहराया, इसने अपने परमाणु प्रौद्योगिकी की संभावित दोहरे उपयोग की प्रकृति के बारे में अन्य देशों के बीच चिंताएं बढ़ा दी। इसके बाद सुरक्षा चिंताएं और परमाणु हथियारों की ओर बदलाव। 1998 में परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला, जिसका कोड नेम ऑपरेशन शक्ति था, भारत के परमाणु प्रक्षेप पथ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने परमाणु विस्फोटों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें विखंडन और थर्मियोन्यूक्लियर उपकरण दोनों शामिल थे। इस कदम के स्पष्ट रूप से भारत के शांतिपूर्ण परमाणु रुख से परमाणु हथियार संपन्न देश में परिवर्तन का संकेत दिया। इन परीक्षणों के पीछे का तर्क क्षेत्रीय विरोधियों, विशेषकर चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न भारत की सुरक्षा चिंताएं थीं। सुरक्षा खतरों के बारे में भारत की धारणा और राजनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता ने इसकी परमाणु नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देखिए, हम अपने कंट्री को कब बचाना चाहते हैं कि अगर बाहर कोई हमला कर दे, बाहर से कोई आकर कोई कंट्री, तो हमें तो कुछ चाहिए ना ऐसा हथियार जिससे चलते हमने कंट्री को सुरक्षित रख सके। इसलिए न्यूक्लियर भी बनाया जा रहा था इंडिया में। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और कूटनीतिक नतीजे। 1998 के परीक्षणों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से निंदा, प्रतिबंध और कूटनीतिक नतीजों का मिश्रण मिला। परीक्षणों ने अप्रसार हथियार नियंत्रण और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की प्रभावकारिता पर वैश्विक बहस छेड़ दी। संयुक्त राज्य अमेरिका और कई अन्य देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। हालांकि अपनी सुरक्षा अनिवार्यताओं को संबोधित करने के भारत के तर्क ने कुछ देशों के बीच लोकप्रियता हासिल की, जिन्होंने अपनी राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के उसके अधिकार को मान्यता दी। इसके बाद है परमाणु सिद्धांत और नीति। परीक्षणों के बाद भारत ने विश्वसनीय न्यूनतम निवारण की नीति पर जोर देते हुए अपने परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट किया। इस सिद्धांत ने हथियारों की होड़ और परमाणु हथियारों के अत्यधिक भंडारण से बचते हुए संभावित विरोधियों को रोकने के लिए पर्याप्त परमाणु क्षमता बनाए रखने की मांग की। भारत ने नो फर्स्ट यूज़ नीति की घोषित की, जिसमें कहा गया कि वह किसी भी संघर्ष में पहले परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेगा। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अप्रसार प्रयासों को बढ़ावा देना था। देखिए, तो जब पोखरण में ऐसा प्रयास किया गया, जब परीक्षण किया गया परमाणु का, तो बहुत सारे कंट्रीज़ इंडिया के खिलाफ हो गए। उन्होंने प्रतिबंध भी लगा दिया इंडिया पर कि अब हम उनके साथ कोई भी मित्रता जैसा नीति नहीं रखेंगे। लेकिन इंडिया ने साफ तौर पर कह दिया कि इस ज़माने में जब सारे कंट्रीज़ अपने न्यूक्लियर ज़्यादा इकट्ठा करके रख रहे हैं ताकि अटैक कर सके, हमने सिर्फ इसे इसलिए किया क्योंकि हम अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं कि जब कोई ऐसा बाहरी हमला हो तो हमारे पास अच्छे खासे वेपन्स हो
न्यूक्लियर वेपन भी उसमें शामिल है। तो उसने ये भी कहा कि हम कभी इसे यूज़ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसे यूज़ नहीं किया जाएगा जब तक हमें लगेगा कि युद्ध को रोका जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा ठंडा हुआ माहौल और कुछ लोग इसके साथ भी हो गए, इंडिया के साथ भी आ गए। फिर आता है दक्षिण एशियाई परमाणु गतिशीलता और निवारण। भारत के परमाणु परीक्षणों का क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता विशेषकर दक्षिण एशिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत के क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षणों की अपनी श्रृंखला के साथ जवाब दिया, जो परमाणु क्लब में उसके प्रवेश का प्रतीक था। दक्षिण एशिया के इस परमाणुकरण ने शक्ति का एक नाजुक संतुलन बनाया, जिसे आमतौर पर परमाणु फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। परमाणु हथियारों की उपस्थिति से पहले ही विवादास्पद भारत पाकिस्तान संबंधों में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। दोनों देशों ने पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की आशंका से बचते हुए विश्वसनीय निरोध स्थापित करने का प्रयास किया। इसके बाद है राजनयिक पहल और सहभागिता। 2000 के दशक की शुरुआत में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दूर करने और एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजनयिक जुड़ाव का रास्ता अपनाया। 2008 में संपन्न भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता अपनी परमाणु स्थिति की वैश्विक मान्यता सुनिश्चित करने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस समझौते ने भारत को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं होने के बावजूद नागरिक परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्रदान की। इस समझौते ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव भी चिंतित किया। इसके बाद है आधुनिकीकरण और तकनीकी प्रगति। भारत ने अपने परमाणु हथियार प्रणालियों के परिष्कार, विश्वसनीयता और उत्तरजीविता के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण में निवेश करना जारी रखा है। इसमें मिसाइल प्रौद्योगिकी, हथियार डिजाइन, वितरण प्रणाली और कमांड और नियंत्रण बुनियादी ढांचे में प्रगति शामिल है। भारत के आधुनिकीकरण प्रयासों का उद्देश्य अपनी निवारक मुद्रा की विश्वसनीयता को बढ़ावा और अपनी रणनीतिक क्षमताओं की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करना है। चुनौतियां और भविष्य का दृष्टिकोण। जब भारत के परमाणु शक्ति के रूप में उभरने से वैश्विक क्षेत्र में उसका रुतबा बढ़ा है, वहीं चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। दक्षिण एशिया में निरंतर परमाणुकरण में स्थिरता, आकस्मिक वृद्धि और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा परमाणु सामग्री हासिल करने की क्षमता के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। वैश्विक अप्रसार प्रयास और हथियार नियंत्रण वार्ता इन चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं। इसके बाद है वैश्विक अप्रसार और हथियार नियंत्रण प्रयास। भारत की परमाणु यात्रा परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और मौजूदा शस्त्रागार को कम करने में व्यापक वैश्विक प्रयासों के साथ जुड़ी हुई है। NPT ढांचे के बाहर परमाणु हथियार विकसित करने वाले देश के रूप में भारत की परमाणु स्थिति ने हथियार नियंत्रण और अप्रसार के लिए अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में चर्चा को प्रेरित किया। भारत के जिम्मेदार व्यवहार और उसकी NFU मतलब वो नॉन फर्स्ट यूज़ वाला जो था नीति के अनुपालन ने इस चर्चाओं को योगदान दिया है। अब है निष्कर्षता परमाणु शक्ति के रूप में भारत का उद्भव रणनीतिक अनिवार्यताओं, तकनीकी प्रगति, राजनयिक वार्ता और क्षेत्रीय गतिशीलता की एक जटिल कहानी है। भारत की परमाणु क्षमताओं की खोज सुरक्षा विचारों और रणनीतिक स्वायत्तता की इच्छा से प्रेरित है, जबकि इस यात्रा का क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक अप्रसार प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। जिम्मेदार परमाणु व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ जुड़ाव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ने इसे परमाणु रणनीति के भविष्य को आकार देने में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो गाइस। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मैं PDF डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख के चले जाते हो। कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। सब्सक्रिप्शन की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कम से कम 500 तो एटलीस्ट आप लोग कराओ इस सेमेस्टर में। चलिए, आई होप कि ये अच्छा लगा हो। थैंक यू।